वेलकम टू 24/7। मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट चैनल पर। आज लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। आपको ने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ नहीं पढ़ा है, उन सारी बातों को सेट असाइड करो। इस वीडियो को ज़रूर से ध्यान से अच्छे से देखो। बहुत छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसी वीडियो है कि मान लो अगर आपने इसकी फिलिंग में गड़बड़ की तो आपकी आंसर कॉपी चेक ही नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना, अभी से देख लो। आप सारी प्रिपरेशन, सैम्पल पेपर वगैरह सब हम आपको तैयारी करवा पाएंगे, लेकिन ये चीज़ जो है इसकी तैयारी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ अलग होता है जो बोर्ड एग्जाम में ही होता है, बाकी आपकी नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं होता। आपकी आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होता है, जिसके ऊपर आप अपनी डिटेल्स फिल कर रहे होते हो, जिसके अंदर आप अपना आंसर लिखना शुरू करोगे, उसका फ्रंट पेज जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है ना। ये थोड़ा सा कंप्यूटराइज फॉर्मेट है, इस तरीके से भी आपको वो फॉर्मेट दिखेगा। ये थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए मैंने डिटेल में क्लियर दिखाने के लिए ये वाला पेज भी आपके लिए रखा है। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का नाम आपको टॉप पे लिखना है। जो भी पेन आप अपनी एग्जाम देने के लिए यूज कर रहे हैं उसी पेन का यहाँ पे प्रयोग करना। ऊपर कोई भी मंत्र लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। भगवान का नाम लेकर आप जरूर से स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे लिखना। मैं तो यही करती थी, पहले नाम ले लेती थी भगवान का अच्छे से, फिर पहला शब्द लिखना अपनी कॉपी में शुरू करती थी। यहाँ पर आपको कोई भी मंत्र वगैरह नहीं लिखना है, ठीक है। आशीर्वाद भले से ले लेना आप, ठीक। यहाँ पे लिखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब पहले डे लिखना है, फिर डेट लिखना है। कई बार डेट तो हमें याद रह जाती है, लेकिन डे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके रूम में जो इन्विजिलेटर खड़े होंगे ना, जो टीचर खड़े होंगे, वो इसीलिए है ना। कॉपी मिलने के बाद आपको आगे पीछे किसी से कुछ भी नहीं पूछना कि क्या है ऐसा वैसा मत करना। अगर किसी ने देख लिया या कोई अकड़ू निकला तो आपकी बैंड बज जाएगी, ठीक है। इसलिए इन सारी एक्टिविटीज से दूर रहना। आपको जो भी फुद्दू सवाल हो वो आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। डेट और डे लिखने के बाद में आपसे मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर पूछा जाएगा या फिर लैंग्वेज ऑफ आंसरिंग द पेपर पूछा जाएगा। तो आपको मैक्सिमम टाइम तो इंग्लिश ही है, क्योंकि इंग्लिश में ही आप आंसर अपना दे रहे होंगे। जैसे मैथ्स का पेपर है, साइंस का है, सोशल साइंस का है, इंग्लिश का है, उसमें आपको यहाँ पर इंग्लिश ही लिखना है। बाकी हिंदी में आप हिंदी में मीडियम आपका हिंदी हो जाता है ना वो, तो उसमें आप हिंदी में दे रहे होते हो तो वो लिख लेना। बाकी हिंदी के पेपर में क्या मीडियम लिखना है ये आप एक बार अपने इन्विजिलेटर से भी कंफर्म कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद में आता है आपको राइट कोड एज रिटन ऑन द टॉप। तो कई पेपर में ऐसे वो दे देते हैं, या कई पेपर में आपको इस तरीके का फॉर्मेट भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको कोड नंबर लिखने के लिए बोला है। तो कोड नंबर जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना, क्वेश्चन पेपर जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे होते हैं, उसके टॉप पे कोड लिखा होता है ना। वो कोड आपको इस ब्लॉक में लिखना होता है। सेट जो होता है उसको यहाँ पे सर्कल करना होता है। जैसे मान लो सेट नंबर 2 है तो 2 पे सर्कल कर दो आप अच्छे से, या फिर आप मान लो कि आपका सेट नंबर 1 है तो 1 पे सर्कल कर दो। इस सर्कलिंग को ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, है ना। तो जैसे मान लो कि अभी यहाँ पर आपका जो है वो कोड नंबर, ये वाली शीट में कोड नंबर जो है वो हमने 6201 लिखा है, और सेट जो है मान लो सेट 1 है तो सेट 1, ठीक है। तो सर्कलिंग का आप ध्यान रख लेना अगर सर्कल करने के लिए दिया हो तो। बाकी अगर आपसे सप्लीमेंट्री आंसर बुक का पूछे तो ये आप बाय द एंड ऑफ पेपर, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि कितने आपने आंसर कॉपी ली है ना। तो सप्लीमेंट्री आंसर शीट अगर आप मान लो आपको इस कॉपी के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा कॉपी लगती है तो फिर वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा, ताकि एग्जामिनर जब चेक कर रहा हो, या जो भी आपका एग्जामिनर होंगे जब वो आंसर चेक कर रहे होंगे, तो उन्हें ध्यान रहेगा, है ना, कि बच्चे ने 2 कॉपी लिए या इसमें तो मिल नहीं रही है। ऐसा करके वो चेक कर लेंगे कॉपी है कि नहीं, क्योंकि कई बार कॉपी फट के अलग हो जाती है ना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप नंबर लिख दें कि कितनी कॉपी आपने यूज़ की। अगर आपने नहीं यूज़ की तो फिर आप यहाँ पे 0 लिख दें, ठीक। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाता है फिजिकली चैलेंज्ड, टिक द कैटेगरी। मतलब अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंड है या फिर डम डेफ है या फिर कोई सी भी अगर आपको स्पेसिक या फिर डायस्लेसिक डिसीजेस हैं, तो वो आप इसमें जो है वो टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं है तो यहाँ पे सिंपली जो है वो आप कुछ भी टिक ना करें, कुछ भी टिक आप यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक। अगर मान लो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके हाथ में लगी होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, जो हैंडीकैप होते हैं, तो उनको एक राइटर असाइन किया जाता है। अगर आप कोई राइटर असाइन नहीं किया है, मतलब आप खुद का पेपर खुद के हाथ से लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। अगर आपका पेपर कोई और लिख रहा है आपके बिहाफ पे, तो फिर आपको यहाँ पे येस लिखना है, ठीक। ये तो हमारा कौन सा, हमारी डिटेल्स वाला सेक्शन हो गया। वहीं पे आपकी ये OMR शीट आ गई। अब बहुत ध्यान से समझो, ये सही करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ये जो आंसर शीट होती है ये पहले कंप्यूटर द्वारा जो है वो
चेक होती है ये सारा कुछ, फिर वो डिटेल, वो जो डेटा है वो आपके रिजल्ट के लिए फीड होता है ना, सेम डेटा, ये नाम, रोल नंबर और ये सब, ठीक है, क्योंकि इतने सारे कॉपीज हैं तो एक एक बंदा मैनुअली करेगा तो दिक्कत होगी, इसलिए सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। मान लो आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी तो आपकी आंसर कॉपी चेक ही नहीं होगी, ऐसे में आपका साल बिगड़ सकता है। तो प्लीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। कैपिटल समझते हो, कैपिटल समझते हो ना, कैपिटल वर्ड जैसे रिया अगर मैं लिखूं तो आर कैपिटल, आई कैपिटल, वाई कैपिटल, ए, ये कैपिटल होता है ना, और स्मॉल क्या होता है, ये है ना, ये कर्सिव राइटिंग में। ऐसे नहीं लिखना है आपको, आपको कैपिटल में लिखना है। जैसे कैपिटल, जैसे गरिमा शर्मा है तो कैपिटल जी, फिर ए, फिर आर आई एम ए, फिर आपके जो शर्मा, जैसे जो आपका सरनेम है उसके नाम और सरनेम के बीच में एक गैप आप छोड़ देना। अब OMR कैसे शीट फिल करनी है, जैसे जी तो पहली लाइन में जी जहाँ आ रहा है उसको सर्कल कर देना, फिर ए तो दूसरी लाइन में ए जहाँ आ रहा है उसको सर्कल कर देना, फिर आर तो तीसरी लाइन में आर जहाँ आ रहा है उसको सर्कल कर देना। बहुत ध्यान से फिल करना। फिर जो बीच की गैप आप छोड़ रहे हो उसमें आप किसी भी चीज़ को सर्कल नहीं करोगे, मतलब ऐसे लाइन भी मत बनाना, उसमें किसी भी चीज़ को आप सर्कल मत करना, छोड़ देना, है ना, मतलब जो भी लेटर है उसके नीचे वाली लाइन में इसको सर्कल। अब क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं और हम गलत जगह पे सर्कल कर देते हैं कई बार, फिर बच्चे रबड़ पे थूक लगा के उसको साफ करने में लगते हैं या उसके ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं अपना वाइटनर वगैरह लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती से भी इसको फिल करने में दिक्कत होती है तो आपके क्लासरूम में आपके इन्विजिलेटर होंगे, वो इसीलिए हैं ताकि ऐसी गड़बड़ों पे आपकी मदद कर सके। तो बिना झिझक, बिना डर के, अपनी गलती छुपाए बिना उन्हें कहना कि हमसे ये गलती हो गई, आप सॉल्यूशन बताएं क्या किया जा सकता है। पहली बात तो ध्यान से ही करना, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं गड़बड़ हो गई मान लो किसी भी कारण से, तो फिर आप उनसे ज़रूर से बिना झिझक, बिना किसी कुछ छुपाए, बिना डर के उनसे बात करना कि ऐसा ऐसा हो गया। वो इसीलिए उनका काम ही है ना कि वो आपको हेल्प करेंगे इन सारी चीज़ों में। और बॉटल अपनी पहले से दूर रखना अपनी आंसर कॉपी से। कॉपी में पानी लगना, कॉपी पे पानी ढुलना वाला केस जो है वो बिल्कुल अलग रखना। चाहो तो वाटर बॉटल को बेंच के नीचे ही रख सकते हो, सबसे बढ़िया काम यही है, बेंच के नीचे वाटर बॉटल को रख दो ताकि कहीं पर पानी वगैरह ना लगे। इसको अच्छे से फिल करने के बाद में यहाँ पे आता है आपका रोल नंबर, ठीक है। अब रोल नंबर भी आपको सेम तरीके से फिल करना है। पहले तो एक एक कॉलम में आपको रोल नंबर जो है वो आपका लिखना रहेगा। फिर जैसे इस कॉलम में 6 है तो 6 को सर्कल करना, इस कॉलम में 3 है तो 3 को सर्कल करना, फिर 1 है तो 1 को सर्कल करना। ऐसे करके एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, जो भी आपके सर्कल हैं वो सर्कल आपके होते रहेंगे, होने हैं आपके। फिर सब्जेक्ट कोड जो है ये आपको एडमिट कार्ड में लिखा होता है, सेंटर नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में लिखा होता है। तो एडमिट कार्ड में देख के यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखना, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोड रहेगा आपका, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स है तो उसका कोड अलग रहेगा, वो सब सब्जेक्ट के सामने ही लिखा होता है ना, एडमिट कार्ड के अंदर। तो सब सब्जेक्ट का अलग कोड होगा, तो वो कोड आपको यहाँ पे सर्कल करना है सेम उसी तरीके से। सेंटर नंबर तो आपका सेम ही रहता है क्योंकि सेंटर तो एक ही आएगा और सारे एग्जाम्स में सेम रहेगा, तो सेंटर नंबर भी आपके एडमिट कार्ड में होगा। उस सेंटर नंबर को देख के ये OMR आपको फिल करनी है, ठीक। फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पे रहता है आपका रोल नंबर इन वर्ड्स, है ना, तो वर्ड्स में आपको रोल नंबर लिखना है। जैसे मान लो ये है आपका 631504, यानी कि 63,15,004 ओनली। तो ऐसे करके पूरा, ऐसा नहीं कि 63 स्पेलिंग में लिख दिया, ऐसा नहीं है। इसको पूरा वो जो हम कन्वर्ट करते हैं ना ऐसे 2 पिक के बाद फिर ये, तो ये क्या होगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि ये 63 लाख है ना। फिर उसके बाद ये 15,000, फिर ये ऐसा, ठीक है, समझ में आया। तो एंड 4 ओनली, तो ये ऐसे 1 10 100 मैं बता रही हूँ, अगर आपको नहीं आया ऐसे कन्वर्ट करना तो ऐसे आप कन्वर्ट भी करके लिख सकते हैं, है ना। फिर आखिरी में ओनली ज़रूर से लिख लेना ताकि आगे कोई भी दूसरा नंबर ऐड कोई गलती से ना कर दे। फिर यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा एज पर एडमिट कार्ड, यहाँ पे आपके साइन आएंगे एज पर एडमिट कार्ड। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड में कुछ और साइन कर दी और यहाँ पे कुछ और साइन कर दी हीरोपंती के लिए। साइन एकदम सेम होनी चाहिए, सारा पूरा कुछ जो है वो आपका एडमिट कार्ड में जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। ये 2 चीज आपके क्वेश्चन, ये वाली चीज जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर और सेट नंबर आपके क्वेश्चन पेपर के अनुसार भरी जाएंगी। बाकी सब कुछ आपको एडमिट कार्ड के अनुसार जो है वो फिल करना है, OMR फिल करते हुए ध्यान रखना है, ठीक। समझ में आया कि नहीं, है ना। ऐसी कुछ जो है वो आपको दिखेगी, है ना, ऐसा पिंक 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 कलर में। कोड नंबर और सेट नंबर ऐसे भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना, है ना। और राइटर वाइटर ये सब जो है वो मैंने आपको बता दिया है,
ठीक। बाकी ये नीचे वाला पार्ट आपका कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे जो है ये इन्विजिलेटर का काम यहाँ पर रहेगा करने का, है ना। आपको सिर्फ यहाँ पे साइन करके जो है वो छोड़ देने का है। अब आप एक और चीज समझ लो, आपका जो होती है आंसर कॉपी क्या होती है आपकी आंसर कॉपी। तो अंदर की आंसर कॉपी आपकी कैसी दिखती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर दिख जाएगी आपको, ये लाइन होंगी, है ना। ऐसी जो है वो आपकी अंदर की आंसर कॉपी होंगी और यहाँ पर 2 ऐसी मार्जिन बनी होंगी, ठीक है। ये 2 मार्जिन आपकी बनी होगी और ऐसी ऐसी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक। तो आपको जैसे सेक्शन लिखना शुरू कर रहे हो यहाँ पे, तो आप सेक्शन ए, है ना। फिर यहाँ पे मार्जिन के बाहर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर आपका मान लो ए है तो ए, फिर 2 का आंसर आपका मान लो बी है तो बी, फिर आगे जो भी आपको लिखना है इसके, फिर 3 का आंसर मान लो सी है तो सी, फिर जो भी आपको लिखना है। फिर मान लो आपका सेक्शन नंबर यहाँ से बी शुरू हो गया तो इसके बीच में एक स्पेस छोड़ के सेक्शन बी लिखना। फिर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, है ना, फिर लिखना शुरू करना। ज़रूर से ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसी का नंबर यहाँ पे लिखें। ऐसा कई बार हो जाता है कि हम सोचते हैं कि 21 नहीं आ रहा, 22 पहले लिख देता हूँ। तो मान लो यहाँ पे आपने 20 खत्म करा, है ना, और आपने मन में सोचा कि मैं 22 का आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन गलती से यहाँ पे आप 21 डाल के 22 का आंसर लिख देते हो, तो ऐसे में ये पूरा आंसर कट हो जाएगा, 0 मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 21 का तो कुछ और क्वेश्चन है और आंसर आपने कुछ और लिखा है। ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना भाई, प्लीज़ ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन के सामने उसी का नंबर लिखें, है ना। कि 22 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी 22 ही, आप ऊपर नीचे क्वेश्चंस लिख सकते हैं, पर जो आंसर है उसके सामने उसी का क्वेश्चन नंबर लिखना, ठीक। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको आंसर में, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन मैडम ये क्यों होता है, ये वाली लाइन क्यों दी जाती है, तो ये जैसे मैथ्स वगैरह में आपको रफ वर्क के लिए ये काम जो लाइन जो है वो यूज़ हो जाती है। मान लो कि आपको ये सेक्शन छोटा लग रहा है कि इसमें कैसे रफ वर्क करूँ, तो आप थोड़ी सी एक और लाइन खींच के इस रफ वर्क को यहाँ से भी ऐसे करके लिख सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि आपने रफ वर्क के लिए सेक्शन यूज़ किया है। कई बार हम लास्ट वाले पेज में रफ वर्क कर रहे होते हैं, फिर बार बार पलट के देखना होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि जैसे इधर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका रफ वर्क आप यहीं पे कर लो, है ना, ताकि आपको चेक करने में भी आसानी रहे और आपका सॉल्यूशन भी यहीं के यहीं बन जाए। बस ये ध्यान रखना कि आपका आंसर जब बन जा रहा है, मतलब जब कॉपी आपकी कंप्लीट हो जा रही है, तो आप इसको पूरा रफ वर्क को कट कर लो, ताकि कोई भी गलती से इसको चेक ना करे, ठीक। समझ में आया। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ टिप्स थी जो ज़रूरी हैं आपको एग्ज़ाम के पहले समझने के लिए, ताकि आप कोई भी गड़बड़ ना करें और अच्छे से आपका पेपर जो है वो सफल हो जाए। और भी कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप बाकी सारी वीडियो भले ये देख के ना सोचे कि टाइम पास हो रहा है, इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। मतलब सारी वीडियोस अलग अलग जॉनर ऑफ बच्चे के लिए होती है, कि किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। तो हो सकता है कुछ वीडियोस आपके लिए ना हो, लेकिन ये वीडियो टॉपर, कमज़ोर बच्चे सबके लिए है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबके लिए। तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुन लेना और इन चीज़ों का ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, और गड़बड़ होती है तो घबराना मत, इन्विजिलेटर से बात करना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। और क्योंकि ये डिटेल सारी एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग फिल होगी, इसलिए एग्जाम में एडमिट कार्ड ले जाना मत भूल जाना, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।